वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो पिछले जो वीडियो था चैप्टर वीडियो 1 में हम जो पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे, तो पावर शेयरिंग में हमने फाइनली जो श्रीलंका की हम बात कर रहे थे कि श्रीलंका में जो दो टाइप के लोग हैं, पहला सिंहलीज लैंग्वेज को बोलने वाले और दूसरा तमिल लैंग्वेज स्पीकर्स हैं। जो मेजोरिटी के अंदर वो सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले हैं। साथ ही जो रिलीजियस मैटर की हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली जो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट हैं। साथ ही तमिल लैंग्वेज बोलने वाले या तो हिंदूज़ हैं या मुस्लिम्स हैं। और इसके अलावा कंट्री में जो 7% लोग हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। तमिल्स की हमने बात की थी कि वो तमिल बोलने वाले जो सेक्शंस हैं वो दो ग्रुप सेक्शंस में हैं। एक तो वो हैं जो कि श्रीलंका में पुराने टाइम से रह रहे हैं, जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, और दूसरे श्रीलंकन्स वो हैं जो कि जब श्रीलंका ब्रिटिश इंडिया के अंडर था तो टी प्लांटेशन के लिए बहुत सारे मज़दूरों को तमिलनाडु और कोस्टल पार्ट से श्रीलंका ले जाया गया था, जो कि श्रीलंका की आज़ादी के बाद भी जिन्होंने वहीं पर रहना स्वीकार किया, जिनको अब वो इंडियन तमिल के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिलीजियस और जो आपकी लैंग्वेज दोनों के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों ही प्रकार की डाइवर्सिटी श्रीलंका में हमें देखने को मिलती है। ये श्रीलंका आप देखोगे तो सिंपल सा इंडिया के एकदम जस्ट पास में, बीच में जो आपका पार्ट देख रहे हो पाल्की स्टेट है इंडियन ओशियन के अंदर, कैपिटल सिटी सबसे नीचे कोलंबो, फिर बीच में जो अपर पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेशली इंडियन तमिल्स जहाँ पे निवास करते हैं वो जाफना सिटी, जो अपर जो पार्ट है जाफना, जो इनका स्टेट है तमिलनाडु श्रीलंका का। श्रीलंका में दोबारा से नदन पार्ट है जहाँ पे ज़्यादातर जो इंडियन जो तमिल्स हैं वो निवास करते हैं। जाफना जो अपर पार्ट है, नीचे का नदन जो पार्ट है इनका वहाँ पे। तो श्रीलंका में है वो तीन टाइप के जो आप देखोगे लोग रह गए, एक तो तमिल लोग हो गए, एक सिंहलीज हो गए और एक मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले भी कुछ लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। अब एथनिक कंपोजिशन की बात करें कि ये सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, एथनिक उसको बोलते हैं कि ये सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ द फिजिकल टाइप और द कल्चर और द बोथ। एथनिक सिस्टम उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कि सारे हिंदूज हैं वो एक ही एथनिक ग्रुप से रिलेटेड हैं, तो उसमें ये माना जाता है कि जो हिंदू रिलीजन को जो भी फॉलो कर रहा है उन सब के जो इंटरेस्ट हैं या जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं, जो कल्चर जिसको फॉलो करते हैं वो सब के लिए कॉमन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ कल्चर रिलीजियस मैटर और सोशल और हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ एक कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं वो सारे एक एथनिक ग्रुप को बनाते हैं। अब अगला जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, मेजोरिटाइजेशन इन श्रीलंका, देखिए इसकी आप पूरा स्पेल करोगे तो मेजर से बना हुआ है, MAJORITAR, यानी मेजोरिटी वाले वर्ड से बना हुआ है। तो इस श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है उसको श्रीलंका में कैसे बढ़ावा दिया गया, हिंदी में इसको बहुसंख्यकवाद बोलते हैं, इंग्लिश में सिंपल सा मेजोरिटीज़म है। कि श्रीलंका है वो 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आया, जैसे हमने पहले बात की थी कि श्रीलंका वाज बिफोर नोन एज द सीलोन वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, जस्ट लाइक एज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, श्रीलंका ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। अब 1948 में इंडिपेंडेंस होने के बाद जस्ट लाइक इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, वैसे श्रीलंका में भी संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। तो यहाँ के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं या बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसके कारण श्रीलंका में एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार से हमने सारे लिंग्विस्टिक और जो रिलीजियस ग्रुप हैं उनके साथ पावर शेयरिंग की है, वैसी पावर शेयरिंग श्रीलंका में हमें देखने को नहीं मिलती है। उसी के कारण श्रीलंका में लगातार एक सिविल वार होता है, गृह युद्ध होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। और इसी गृह युद्ध में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उनकी भी हत्या हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम श्रीलंका की इसी समस्या के कारण होती है। तो द लीडर्स ऑफ द सिंहली कम्युनिटी सो टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब जो सिंहली लोग थे, जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, उनका जो टोटल मेजोरिटी है, टोटल पॉपुलेशन में 74% उनका हिस्सा है। तो जो मेजोरिटी में तो पहले थे, तो वो अपनी मेजोरिटी के द्वारा, अपनी संख्या बल के द्वारा पूरे देश के ऊपर अपना एक डोमिनेंस स्थापित करना चाहते थे, अपने एक आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो 9th क्लास में अपने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में पढ़ाओ कि डेमोक्रेसी सही प्रॉपर तरीके से तभी काम करती है जब वहाँ पे माइनॉरिटी को उसके राइट दिए जाएं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में जो मेजोरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी के राइट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंहली सुपरमेसी। इसके लिए डेमोक्रेटिक तरीके से जिस सरकार को चुना गया था, अब वो अपने इसी मेजोरिटेरियन मेजर्स को यूटिलाइज कर रही थी, उनको लागू करना चाहती थी। 1946 में एक एक्ट पास किया गया
यानी कि आज़ादी मिली इनको 1948 में, और उसके बाद आफ्टर 8 ईयर्स एक नया एक्ट वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया जिसमें सिंहली लैंग्वेज को द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। यानी वहाँ की राजकीय भाषा के रूप में सिंहली लैंग्वेज को केवल और केवल एकमात्र भाषा के रूप में पहचान दी गई। दस रिगार्डिंग तमिल, जिससे कि तमिल लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग थे उनको एक तरह से डिसरिगार्ड किया गया, उनको डिसरेस्पेक्ट किया गया, साथ ही उनको इससे नुकसान भी होता है। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रीफेक्चुअल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिंहली एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा जो सरकार थी वो इस प्रकार की प्रेफरेंशियल पॉलिसी को यूज कर रही थी जिससे कि सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ही विश्वविद्यालय में या सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिले। ठीक है, अगला है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म। साथ ही जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि हमारे यहाँ पर सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देती है। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में क्या किया गया कि उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया कि आज से श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि बुद्धिज्म को उन्होंने अपने नेशनल रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो तमिल लोग थे वो तो बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते थे, वो लोग तो या तो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे थे या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, तो इसके कारण अब उनके रिलीजियस राइट को भी यहाँ पे एक्सेप्ट करने से गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। और एक के बाद एक आने वाले इस प्रकार के आदेशों ने श्रीलंका के तमिलों में एक तरह से वहाँ पे अलगाव की भावना को पैदा किया। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture। अब जो तमिल लोग थे उनको ये फील हो रहा था कि कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सिंहली लैंग्वेज बोलने वालों के द्वारा जिसको लीड किया जा रहा है वो ना तो उनकी कल्चर के प्रति सेंसिटिव है और ना ही उनकी भाषा के प्रति कोई भी सेंसिटिव या सेंसेशन उनके अंदर बाकी है। दे फेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब जो तमिल लोग थे वो ये सोच रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सरकार है वो उनको बराबरी का राजनीतिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, साथ ही रोजगार मिलने में उनके साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और साथ ही उनके हितों की भी रक्षा नहीं की जा रही है, उनके हितों को भी ठुकराए जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंहलीज एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ओवर टाइम, जिसके कारण जो तमिल और सिंहली लैंग्वेज जो कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच के जो संबंध थे वो लगातार तनावपूर्ण होते गए, उनमें कड़वाहट है वो लगातार बढ़ती चली गई। जिसका परिणाम क्या होगा अब हम ये बात करते हैं। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब वो श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं और लगातार स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल के लिए उनकी डिमांड ये थी कि जो तमिल लैंग्वेज थी उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, साथ ही हमें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि श्रीलंका कंट्री के अंदर ही हमारे जो खुद के आंतरिक मामले हैं उनमें हमें स्वतंत्रता दी जाए, साथ ही अधिकारों की स्वतंत्रता हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह उन सब में उन्हें इक्वल राइट्स की उन्होंने डिमांड की। तो ये सब उन्होंने शुरू किया वहाँ पे। बाई 1980 तक आते आते सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, कई सारे राजनीतिक संगठन बनाए गए और इन सब की एक ही डिमांड थी, इंडिपेंडेंट तमिल, यानी कि एक स्वतंत्र तमिल राज्य की उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसका नाम उन्होंने दिया तमिल एलम इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। और ये तमिल एलम कहाँ बनना था, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और ये बढ़ता हुआ विश्वास दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक बहुत बड़े विवाद का कारण बना, सो इट टर्न इनटू सिविल, जिससे कि जल्दी ही ये सब कुछ एक गृह युद्ध के रूप में शुरू हो गया। सिविल वार उसको बोलते हैं कि जिसमें आप किसी दूसरी कंट्री से वार नहीं करते हो, बल्कि जो वार है जो युद्ध है वो आपकी ही कंट्री की बाउंड्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट वार इसको तब बोलते हैं जब इसके ऊपर कोई इंडिया से कोई युद्ध हो रहा होता है या पाकिस्तान से कुछ होता है। सिविल वार इसको इसलिए बोलते हैं कि विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ योर ओन कंट्री, आपकी बाउंड्री के अंदर युद्ध हो रहा है और आपकी बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग ही एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसको सिविल वार बोला गया। तो ये थी श्रीलंका की बेसिकली प्रॉब्लम कि उन्होंने पावर शेयरिंग को यूटिलाइज नहीं किया, जिसके कारण प्रॉब्लम्स है वो लगातार बढ़ती चली गई। मेजॉरिटी ग्रुप है वो अपने मेजॉरिटी के कारण, अपनी संख्या बल के कारण बेकाम में गलत चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे थे, माइनॉरिटी को उनके अधिकार देना नहीं चाहते थे, जिसके कारण उन दोनों के बीच में समस्याएं वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया, वो हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।